इस ट्रेनिंग सेशन में हम हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पॉलिसीज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि NABH के 5th एडिशन के हिसाब से बनाई गई हैं। सबसे पहली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है HIC-1 इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम क्या क्या एक्टिविटीज करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डेली बेसिस पे सभी पेशेंट्स जिनको कैथेटर, सेंट्रल लाइन या वेंटिलेटर लगा है या जिनकी सर्जरी हुई है उनका राउंड लेती है और ज़रूरी डाटा इकट्ठा करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन पेशेंट्स में किसी तरह की इन्फेक्शन तो नहीं फैल रही। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सभी नीडल स्टिक इंजरीज की सर्विलेंस करती है यानी कि उन लोगों की हेल्प करती है और उनके बारे में डेटा इकट्ठा करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर का सर्विलेंस भी करती है। डेली बेसिस पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन और उसके डिस्पोजल की सर्विलेंस या निगरानी करती है। महीने में एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इन पेशेंट एरियाज में हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग और हैंड वॉशिंग का ऑडिट करती है। हर 15 दिन में या हफ्ते में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल के सभी डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट में आने वाले स्टाफ की वैक्सीनेशन करती है और उसके बारे में ज़रूरी डेटा मेंटेन करती है। डेली बेसिस पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल की जनरल हाउसकीपिंग, नॉर्मल साफ सफाई और डिसइंफेक्शन की देखरेख करती है। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डेली बेसिस पे हॉस्पिटल में होने वाली सफाई में इस्तेमाल होने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेपरेशन की निगरानी करते हैं। वीकली बेसिस पे सभी नोटिफाइबल डिजीजेस को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें सरकार को जानकारी देनी होती है। डेली और वीकली बेसिस पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के बारे में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सारे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। हर अल्टरनेट डे पे यानी कि एक दिन छोड़ के हॉस्पिटल में होने वाले पेस्ट कंट्रोल की निगरानी भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम करती है। पीने वाले पानी के सैंपल को महीने में एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल टीम टेस्ट करने के लिए लैब में भेजती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीने का पानी सुरक्षित है, उसमें किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं है। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की निगरानी करती है, जैसे कि AC के फिल्टर्स की सफाई। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम महीने में एक बार लॉन्ड्री से धुल के आने वाले कपड़ों यानी कि लिनन की निगरानी करते हैं, उनकी जांच करते हैं और उसमें कोई कमी अगर पाई जाती है तो उसका निपटारा करती है। 15 दिन में एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल टीम किचन स्टाफ के हाथों के सैंपल भेजते हैं और किचन की साफ सफाई की जांच करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में होने वाले किसी भी स्पिल इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल टीम करते हैं। हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्टेड केस एडमिट होते हैं, जब वो अपने बेड से डिस्चार्ज या रूम से डिस्चार्ज होते हैं तो उस रूम या बेड की साफ सफाई की देखरेख इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हाउसकीपिंग टीम के साथ करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम महीने में एक बार डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले RO वाले पानी का सैंपल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डायलिसिस में यूज होने वाला RO वाला पानी साफ है। इसी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल टीम महीने में एक बार CSSD यानी कि सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में साफ सफाई और काम की निगरानी करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज के जरिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ये सुनिश्चित करती है कि हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट्स और स्टाफ को एक दूसरे से कोई इन्फेक्शन ना हो। अगली पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे वो है HIC-4D बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट की तरह हम इकट्ठा डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट हमें अलग अलग रंग के डिब्बों में सेपरेटली डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये बायोहजार्ड का साइन है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के डस्टबिन्स पे और बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स के ऊपर डिस्प्ले होता है। ऐसा निशान जिस भी सामान के ऊपर होता है हम उसे खोलते या छूते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन की। येलो कलर के डस्टबिन में पैथोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन वेस्ट, ड्रेसिंग मटेरियल, बेडिंग्स या ऐसा कोई भी कपड़ा या कागज जिसमें पेशेंट का बॉडी फ्लूइड लगा हो, जैसे कि खून, सलाइवा, थूक, पस या यूरिन। फेस मास्क और कैप्स भी येलो कलर के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। बची हुई मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अलग से एक येलो लाइनर में
बंद करके येलो डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ की जा सकती हैं। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब से निकलने वाला वेस्ट भी येलो कलर के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। रेड कलर के डस्टबिन में सभी प्लास्टिक की चीजें डिस्कार्ड की जाती हैं, जैसे कि बिना नीडल की सिरिंज, आईवी सेट, कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, आईवी की बोतल, प्लास्टिक वेस्ट और गॉगल्स। सभी प्लास्टिक वेस्ट को रेड डस्टबिन में डालने से पहले सीजर या कैंची की मदद से काट दिया जाता है ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। व्हाइट या पंक्चर प्रूफ कंटेनर में सभी शार्प आइटम्स डाली जाती हैं, जैसे कि नीडल, ब्लेड्स, स्कैल्पल्स या ऐसी सिरिंजेस जिसकी नीडल अलग नहीं की जा सकती। ब्लू कलर के डस्टबिन में सभी कांच का सामान डाला जाता है, जैसे कि टूटा हुआ कांच, एम्प्यूल्स और बिना टूटे हुए वायर्स और लैब की स्लाइड्स। नेक्स्ट पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है HIC8 एक्शंस टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस इन स्टाफ। हॉस्पिटल के स्टाफ में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हॉस्पिटल स्टाफ को दिए हैं, जैसे कि सभी इनपेशेंट एरियाज में हाथ धोने के लिए सिंक, पानी, साबुन और हाथ साफ करने के लिए पेपर टॉवल का इंतजाम किया गया है। सभी हाई रिस्क एरियाज में डिसइंफेक्शन के लिए फॉगर और फॉगिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। पूरे हॉस्पिटल में जनरल सफाई के लिए हाउसकीपिंग का सामान और क्लीनिंग सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE किट, फेस मास्क और ग्लव्स दिए जाते हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के जरिए हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को हैंड वॉशिंग, नीडल स्टिक इंजरी और PPE किट इस्तेमाल करने के बारे में ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जब भी कोई नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग से पहले उनका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होता है ताकि पहले से किसी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद सभी ऐसा स्टाफ जो कि डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आता है उनकी हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन की जाती है। सभी F&B या किचन स्टाफ की टाइफाइड वैक्सीन की जाती है और उनके स्टूल सैंपल चेक किए जाते हैं ताकि उनमें किसी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। ऐसा सभी स्टाफ जो कि बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करता है उनकी टिटेनस वैक्सीन लगाई जाती है। हॉस्पिटल के स्टाफ को अगर हॉस्पिटल में काम करते हुए कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज हो जाती है, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि एक दूसरे को फैल सकती है, तो उसे अपने HOD को इन्फॉर्म करना होता है। HOD उस बीमारी के कंसल्टेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि क्या उस स्टाफ को कोई वर्क रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, यानी कि उसके काम करने का जगह या काम करने की टाइमिंग या काम करने का तरीका चेंज कर दिया जाए ताकि वो इन्फेक्शन और लोगों में ना फैल सके। अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे स्टाफ को कुछ दिन की छुट्टी भी दी जाती है ताकि इस तरह की बीमारी और लोगों को ना फैले। इसके अलावा हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE के इस्तेमाल के बारे में जरूरी ट्रेनिंग और जानकारी देती है। यदि किसी हॉस्पिटल के स्टाफ को किसी तरह का एक्सपोजर यानी कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर या नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, तो उन्हें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी दिया जाता है, यानी कि नीडल स्टिक इंजरी या बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद वो जरूरी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्शन को रोका जा सके। इन सभी एक्टिविटीज से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ये कोशिश करती है कि हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना फैले। अगली पॉलिसी जो डिस्कस करेंगे वो है PRE12 पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम बात करेंगे पेशेंट राइट्स की। पेशेंट का राइट है कि उसकी स्पिरिचुअल नीड्स, कल्चरल नीड्स और उसके बिलीफ और वैल्यूज को रिस्पेक्ट किया जाए। पेशेंट का राइट है कि उसको नेग्लेक्ट और एब्यूज से प्रोटेक्ट किया जाए। पेशेंट का राइट है कि वो ट्रीटमेंट से मना कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। पेशेंट का राइट है कि वो अपनी क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में एडिशनल ओपिनियन या सेकंड ओपिनियन या किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले सकता है। पेशेंट का राइट है कि एग्जामिनेशन, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, जैसे कि जब पेशेंट के कमरे में एंटर करें तो नॉक करके ही एंटर करें। यदि आप पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसे उस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करें कि उस प्रोसीजर में पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा। यदि आप पेशेंट के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछें।
पेशेंट की ड्रेस जब पहनाई जाती है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से पहनाई गई है और पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट या पेशेंट का कोई प्राइवेट हिस्सा एक्सपोज नहीं हो रहा। पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए जब अनकवर किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे कम से कम समय के लिए अनकवर किया जाए और जैसे ही पेशेंट को अनकवर किया जाए तुरंत ही उसका एग्जामिनेशन कर दिया जाए। पेशेंट का राइट है कि पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। जब भी आप पेशेंट से पेशेंट की बीमारी के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसके बारे में दूसरे लोग ना सुने। पेशेंट को जब पेशेंट की बीमारी के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है तो ध्यान रखें कि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो ताकि पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ पेशेंट तक ही पहुंच सके। पेशेंट का राइट है कि पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाए, यानी कि पेशेंट की बीमारी के इलाज के बारे में उसकी सहमति ली जाए। पेशेंट का राइट है कि उसे बताया जाए कि उसे कंप्लेंट कैसे करनी है। पेशेंट का राइट है कि उसे उसके ट्रीटमेंट के संभावित खर्चे के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। पेशेंट का राइट है कि वो अपने मेडिकल और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को देख सके। पेशेंट का राइट है कि वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम जान सके और अपने बीमारी के इलाज के बारे में भी जान सके। पेशेंट का राइट है कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसकी बीमारी के बारे में उसकी फैमिली के साथ किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। हम बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग की। पेशेंट का राइट है कि उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके खतरे, उसके फायदे और उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बताया जाए। पेशेंट से जब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं तो उसे हम ये सब बताते हैं। पेशेंट का राइट है कि होने वाले इलाज से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में भी पेशेंट को डिटेल में बताया जाए। इलाज से होने वाली पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पेशेंट को बताया जाना चाहिए। पेशेंट के इलाज के लिए बनाया जाने वाला केयर प्लान पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन के बाद ही फाइनलाइज किया जाना चाहिए। पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट्स को पेशेंट के जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं उनके रिजल्ट के बारे में जैसे ही रिजल्ट मिलता है वैसे ही बताया जाए। अगर किसी पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है, चाहे वो सुधरती है या बिगड़ती है, तो इस बारे में भी पेशेंट के अटेंडेंट्स को और पेशेंट को बताया जाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां पे एक मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी या सभी डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं वो मिलके पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट की काउंसलिंग करें। जब हम पेशेंट से पेशेंट की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट लेते हैं तो इससे पेशेंट की अपने इलाज के बारे में डिसीजन लेने में इन्वॉल्वमेंट होती है। हमें पेशेंट को कंसेंट के बारे में डिटेल में बताना चाहिए कि इलाज से उसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या अल्टरनेटिव है। अब हम बात करेंगे पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाए और वो उसे प्रॉपरली फॉलो करे। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्लिनिकल और मेडिकल स्टाफ से सही जानकारी शेयर करे। पेशेंट की ये जिम्मेदारी है कि पेशेंट, स्टाफ और डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिकल एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। पेशेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्टाफ से डिग्निटी और रिस्पेक्ट से बात करे। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हॉस्पिटल का बिल समय से चुकाए। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है PRE 7, पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। पेशेंट अपनी कंप्लेंट ऑपरेशंस या OPD टीम को सीधे तौर पे बता सकता है। इसके लिए जरूरी कंप्लेंट नंबर्स पेशेंट के रूम्स में डिस्प्ले किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो टेलीफोन के जरिए अपनी कंप्लेंट ऑपरेशंस या OPD टीम को बता सकता है। सभी एडमिटेड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को फ्रंट ऑफिस से फीडबैक कॉल की जाती है, जिसके जरिए वो अपनी कंप्लेंट कस्टमर रिलेशन ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं। सभी OPD और IPD पेशेंट से फीडबैक फॉर्म लिए जाते हैं, जिसमें कि वो अपनी कंप्लेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी कंप्लेंट्स को पेशेंट से बात करके इन्वेस्टिगेट किया जाता है और पेशेंट की कंप्लेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है। सभी कंप्लेंट्स को 1 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाता है और जहां तक संभव हो सकता है इस रिजोल्यूशन को पेशेंट को भी बताया जाता है। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है PRE 8, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक अवेयर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें A का मतलब है अनाउंस योर प्रेजेंस, यानी कि जब आप पेशेंट के पास जाएं तो उसे अपना नाम बताएं, और W से पेशेंट को वेलकम करें।
ए से आस्क यानी कि पेशेंट से पूछें कि आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं। आर से रिव्यू यानी कि पेशेंट आपको जो भी कंप्लेंट बताए उसे ध्यान से सुने और रिव्यू करें, और आपके पास उस कंप्लेंट के बारे में अगर कोई जानकारी है तो वो पेशेंट को दें। यदि आपको लगता है कि उस पेशेंट के बारे में कोई और डिपार्टमेंट पेशेंट को जानकारी दे सकता है तो इसके बारे में पेशेंट को बताएं। और ई से एग्जिट विद काइंड वर्ड, पेशेंट से आपकी मुलाकात खत्म करते हुए पेशेंट को थैंक यू बोलें। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सिचुएशंस की जहां पे ये डिसाइड किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन पेशेंट को कौन देगा। जैसे कि पेशेंट की डेथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, पेशेंट की क्रोनिक डिजीज या क्लिनिकल कंडीशन के बारे में कोई बुरी खबर, या किसी कॉम्प्लिकेटेड इंटरवेंशन के बारे में काउंसलिंग। ये सारी जानकारी पेशेंट को ट्रीटिंग कंसल्टेंट या उसकी टीम का कोई मेंबर ही देगा। किसी एडवर्स इवेंट के बारे में पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को ये जानकारी कंसर्न एचओडी देगा। यदि पेशेंट की कोई क्लिनिकल कंप्लेंट है तो उसके बारे में कंसल्टेंट या मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनसे बात करेंगे। यदि पेशेंट या पेशेंट की फैमिली की कोई नॉन क्लिनिकल कंप्लेंट है तो उसके लिए गेस्ट या कस्टमर रिलेशन ऑफिसर पेशेंट से बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्पाइक स्ट्रेटजी की। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को कोई भी बैड न्यूज या बुरी खबर देने के लिए स्पाइक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एस का मतलब है सेटिंग, यानी कि पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को जब ऐसी कोई खबर दी जा रही है तो इंश्योर कीजिए कि आप पेशेंट के अटेंडेंट के साथ किसी शांत जगह पे हैं और एक अलग कमरे में हैं, ताकि पेशेंट आराम से आपकी बात को सुन और समझ सके। पी से है पेशेंट्स परसेप्शन। ये पता लगाने की कोशिश करें कि पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट की बीमारी या इस न्यूज के बारे में क्या पता है। यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो आई से इनविटेशन, आप उन्हें ये एडिशनल जानकारी देने के लिए इनवाइट करें। यदि वो मान जाते हैं तो के से नॉलेज, यानी कि आप पेशेंट को ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज ई से एम्पैथी। जब आपने पेशेंट को जानकारी दे दी है तो आप उसे इमोशनल सपोर्ट दें। और अंत में एस से स्ट्रेटजी या समरी, पेशेंट की कंडीशन के बारे में एक समरी पेशेंट के अटेंडेंट को दें और उसे आगे का प्लान एक्सप्लेन करें। इस तरह से हम स्पाइक स्ट्रेटजी के जरिए पेशेंट के अटेंडेंट को कोई भी बैड न्यूज बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशंस की। पेशेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करना यानी कि अब्यूज करना, पेशेंट के रिलीजियस या कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, या पेशेंट के साथ डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना एक अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन है। यदि आपको ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में पता है जहां पे किसी ने पेशेंट के साथ अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन की है तो अपने सुपरवाइजर या एचओडी कस्टमर रिलेशन को इन्फॉर्म करें। थैंक यू।